Good morning. In fact, good afternoon. Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कल मैंने अटेंडेंस आप लोग के नहीं ली, मैं भूल गया एकदम। तो ऐसा करते हैं, आज मैं अभी लिंक अभी शेयर कर दे रहा हूँ तुरंत, और हो सकता है एक और लिंक क्लास के एंड में मैं शेयर करूँ। ठीक है, तो वो अटेंडेंस मैं दे दूंगा, एक कल की एक आज की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे। सारी चीजें हो गई थी, और अगर अभी किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर कुछ भी करने की कोशिश की आप लोग ने, कुछ भी और कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। ठीक है, और ये सारी चीजें भी हो गई थी। हाँ, एग्जम्पशंस की बात कर रहे थे हम लोग। एग्जम्पशंस अंडर फ्रॉम कैपिटल गेन्स। एग्जम्पशंस मीन रिडक्शन फ्रॉम द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। मतलब जो भी टैक्सेबल अमाउंट, जो भी ये सब कैलकुलेशन हम लोग ने किया था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वो सब करने के बाद आपको अगर टैक्सेबल अमाउंट पता करना है तो उसके लिए फिर आपको एग्जम्पशंस अगर कोई है वो देखना होता है कि अंडर सेक्शन 54 कोई एग्जम्पशंस है कि नहीं है। अगर होता है तो वो भी आपको माइनस करना होता है, टैक्स जो भी इनकम निकल के आई, कैपिटल गेन जो निकल के आया। The reduction from taxable amount of capital gain on which tax will be levied and paid. The exemptions are given under section 54. These exemptions are various types, but here we will discuss only one of the exemptions relating to the house property. तो जैसे मैंने बताया था, अगर आपको कोई ने कोई प्रॉपर्टी, कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची हुई है और उस एक ड्यूरेशन अभी मैं बताऊंगा, उस ड्यूरेशन में अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी उसके बाद खरीदी भी हुई है, उस ड्यूरेशन में खरीदी हुई है, तो आपका वो एग्जम्पशंस मिल जाता है। सपोज 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मैंने बेची, उसमें से जो कैपिटल गेन निकल के आ रहा है वो 10 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन, अभी मैं बताऊंगा कितना ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में अगर आप कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो आपको उतना एग्जम्पशन मिल जाएगा, उतना आपको वो डिडक्ट हो जाएगा आपके टैक्सेबल इनकम में से। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है। इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब कोई हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वो तुरंत खरीद लेते हैं, उस ड्यूरेशन में ही खरीद लेते हैं। इससे उनको टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। ठीक है, तो द एग्जेम्पशंस under section 54 relates to the capital gain arising out of transfer of residential house. The exemption is available only individual assessee। ठीक है, एक चीज यहाँ पे निकल के आई कि जो इंडिविजुअल assessee के लिए ही वो अप्लीकेबल होता है ये एग्जामेशन। अगर मैं एचयूएफ की बात करूं या फिर कंपनी की बात करूं या फिर पार्टनरशिप फॉर्म की बात करूं, उधर ये अप्लीकेबल नहीं है। The exemption relate to the capital gain arise on the transfer of a residential house। अभी conditions क्या है ये exemptions की? Exemptions is available if house property transferred was used for residential purpose। जो भी house property जो transfer की गई हो residential purpose के लिए use की जा रही है। हाउस प्रॉपर्टी वाज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। ठीक है, जो भी हाउस प्रॉपर्टी आपने बेची है वो कैसी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो, शॉर्ट टर्म ना हो। ठीक है, एंड assessee has purchased another house property within a period of 1 year before or 2 year after the date of transfer। मतलब असेसी जो भी है उसने कब दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी हो, जैसे मैंने भी बताया स्पेसिफिक ड्यूरेशन, तो वो ड्यूरेशन कितना है? विद इन पीरियड ऑफ 1 year बिफोर, जो ट्रांसफर का टाइम है उस टाइम से 1 साल पहले, या फिर और 2 year आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि आफ्टर मतलब उस जो ट्रांसफर वाला टाइम है उसके बाद 2 साल और उसके पहले के 3 साल, इस ड्यूरेशन में ये उसके बाद के 2 साल, उसके पहले के 1 साल, ये ड्यूरेशन में, यानी ये टोटल जो ड्यूरेशन हुई 3 साल की, ये ड्यूरेशन में अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी बाय किया हुआ है तभी आपको ये एग्जम्पशन मिलेगा। सपोज किसी ने 2019 में ट्रांसफर किया, हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया,
तो 18 यानी 1 साल पहले, और 19 के बाद 20 और 21, ये ठीक है। 18 एंड 20 एंड 21, तो ये आप साल, ये ईयर्स आप काउंट करोगे। इस इन ईयर्स में अगर आपने कुछ वो हाउस प्रॉपर्टी बेची हो, सॉरी खरीदी है, तो आपको ये एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, यानी वो टोटल ड्यूरेशन कितनी, 3 साल की। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 years। ठीक है, एक कंडीशन ये भी है कि जो है अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, और हैज कंस्ट्रक्टेड अनदर हाउस प्रॉपर्टी विद इन 3 year ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर जो है वो भी जो कंस्ट्रक्शन है वो विद इन 3 year, ट्रांसफर के विद इन 3 year किया गया हो। दोनों चीजें हैं यहाँ पर, आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को खरीदा या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कराया, दोनों जगह आपको इंजेक्शन जो ये आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 year, और जो भी वो कंस्ट्रक्शन है वो 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इररिलेवेंट, कब आप स्टार्ट कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, कब वो काम खत्म हो रहा है उससे मतलब है वो 3 साल के अंदर में वो काम खत्म हो जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वो पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी डिडक्शन की। आगे देखते हैं, अमाउंट कौन सा अमाउंट होगा जो डिडक्ट होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा, कैपिटल गेन जो आपको हो रहा है वो, या तो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, दोनों चीज में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आप कंपेयर करोगे कैपिटल गेन जो आपका निकल के आया और जो आपके पैसे आपके लगे हैं, जो भी नया हाउस प्रॉपर्टी जो आपने खरीदा हुआ है, जो उसमें जो कॉस्ट आपकी लग रही है वो। ठीक है, विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन इफ न्यूली एक्वायर्ड हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 year ऑफ एक्विजिशन, दस इफ जो भी नया आपने हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया है वो ट्रांसफर कर दिया गया विद इन 3 year, मतलब कि जो आपको एग्जेम्पशन दिला रहा था, जो भी हाउस प्रॉपर्टी जो आपने नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, वो अगर आप 3 साल के अंदर में उसको ट्रांसफर कर देते हो, बेच देते हो, तब आप वो एग्जेम्पशन आपने अगर उसमें अप्लाई किया हुआ है तो वो आपको एग्जेम्पशन विड्रॉल करना पड़ेगा, मतलब वापस आपको जो है, दस द अर्लियर एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन विल बी चार्ज टू टैक्स, मतलब वो जो आपने एग्जेम्पशन मिला था वो कैंसिल हो जाएगा और वो आपको वापस उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो 3 साल के अंदर आप उसको बेच भी नहीं सकते, वरना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दस द अर्लियर एग्जेम्प्टेड capital gain will be charged to tax in the year in which newly acquired house property is transferred। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं, ये सारे जो है, ठीक है, ये अभी इसको देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है, वही वाला क्वेश्चन है जो हम लोग ने कल किया हुआ था। ठीक है, इसी में assume the previous illustration, the assessee purchases a new house property for rupees 2 lakh। ठीक है, वो सारा क्वेश्चन एकदम वैसा ही था, वहां पे क्या था, फुल वैल्यू ऑफ जो कंसिडरेशन, तो सेल प्राइस था 5 लाख, 5 लाख रुपए, और परचेज प्राइस जो है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 1 लाख रुपए है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1,10,000, जहाँ पे इंडेक्स उसका हमने इंडेक्स वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, वो कैसे किया वो मैंने कल बताया था लेकिन उसमें एक चीज ऐड हो गई, क्या, एक नई हाउस प्रॉपर्टी, assessee purchases a new house property for rupees 2 lakh on 30th April 2016, how much exemption will be available to him under section 54। तो सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाने के बाद, यहाँ जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ रहा है 2,29,333 रुपीज, तो ये कैपिटल गेन आ रहा है। अभी यहाँ पे एग्जम्पशन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 54, जो आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है, प्राइस क्या था, 2 लाख, 2 लाख रुपए इसमें से माइनस कर देंगे और आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 29,333। ठीक है, क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी बेचा कब गया था, क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ, ये है, यहाँ पे देखिए जो हाउस प्रॉपर्टी जो बेचा गया था, द हाउस प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर रुपीज 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 17, तो 1 अप्रैल 17, तो ये क्या इस ड्यूरेशन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैंने जैसे बताया था 1 साल पहले, तो यहाँ पे 1 साल पहले तो आ रहा है, यानी कि ये मैंने जो खरीदा है वो 30th अप्रैल 2016। ठीक है, 1 अप्रैल को बेचा 30th अप्रैल 16 में, इसको खरीदा हुआ था, तो 1 साल मतलब जिस दिन वो ट्रांसफर हुआ असेट उसके पहले
के एक साल में इसने उस एक नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदा हुआ था, इसलिए इसको अंडर सेक्शन 54 ये एग्जेम्पशन मिलेगा। क्लियर है ये चीज? ये आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना होगा, जो 29,333 ये अमाउंट निकल के आया। ठीक है, सर क्वेश्चन से पूरा यही है? वही जो क्वेश्चन था उसमें मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया। जैसे कल जो क्वेश्चन कराया था, याद करो, ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था ना कि X purchased a यस सर। house property for rupees 1 lakh on 31st July 12. He constructed the first floor in March 2015 for 1 lakh 10,000. The house property was sold for rupees 5 lakh on 1st April 17. The expenses incurred on transfer of asset were 10,000. ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि भाई जो भी असेसी है यानी एक्स ने उस एक नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है, मतलब इस हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, ये तो इसने बेच दिया 17 में, एक नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हुई है कब? 30th अप्रैल 2016 को। तो जो 30th अप्रैल 16 में जो हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हुई है उसको वो डेट, और अगर हम जो सेल किया हुआ है जो हाउस प्रॉपर्टी उस डेट में एक साल का डिफरेंस नहीं है ना, एक साल से कम का डिफरेंस है क्योंकि पहले की डेट है 16 की डेट है। तो मैंने अभी बताया कि जिस डेट को आप असेट ट्रांसफर कर रहे हो उसके पहले के एक साल में और उसके बाद के 2 साल में अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 54। ठीक है, तो यहां पर देखिए वही एक लाइन मैंने ऐड कर दी उसी क्वेश्चन में कि एक हाउस प्रॉपर्टी, अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 2 लाख ऑन 30th अप्रैल 16 को उसने खरीद लिया एसएससी ने। तो खरीद लिया तो इस वजह से उसको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54। अभी क्लियर हुआ? तो वो सारे कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने के बाद आपको वो जो भी आपने अमाउंट का परचेज किया है जो हाउस प्रॉपर्टी, वो अमाउंट आपको एग्जाम्शन में दिखाना है, यानी 2 लाख रुपए, और बाकी बचा हुआ अमाउंट आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर सिंपल है, आपको क्या करना है, बाकी चीजें पहले के जैसी, बस क्या करना है आपको देखना है कि जो हाउस प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो वो कब खरीद रहे हो। वो जो है जब आपने वो हाउस प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है, जहां से आपको कैपिटल गेन एराइज हो रहा है, उस हाउस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के पहले के एक साल और उसके ट्रांसफर होने के बाद के 2 सालों में तो नहीं खरीदी हुई है। अगर ऐसा किया हुआ है तो आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा। पहले खरीदी हुई है तो आपको जिस डेट को आपने ट्रांसफर किया उस डेट को आपको एग्जेम्पशन जो है डिडक्शन मिल जाएगा, और बाद में खरीदी है तो वो बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में आप उस एग्जेम्पशन के लिए, उस डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं है, अभी तो नहीं खरीदी है ना, जिस डेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो उस डेट में तो आपने खरीदी नहीं है। सपोज मैंने 17 में मैंने बेचा, तो मेरे पास 2 साल का टाइम होता है फ्यूचर में कि 2 साल तक मैं उसको उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ एग्जाम्पशन के लिए। अगर मैं 2 साल में कोई नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, पहले का तो मुझे पता है, वो तो मैं तुरंत अप्लाई कर दूंगा, लेकिन बाद का तो नहीं पता ना, बाद में पता नहीं खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो वो बाद में ही आप अप्लाई करोगे जब आप उसको खरीद लोगे। उस समय तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन जब अगर आगे कभी खरीद दिया तो आप वो डिडक्शन में दिखा सकते हो, आगे वो रिफंड ले सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। ये आपका एग्जाम्पशन का क्वेश्चन था। और कोई डिडक्शंस मेरे ख्याल से आप लोग को नहीं पूछा जाएगा, वैसे बहुत सारे डिडक्शंस है, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं आना, और इसके अलावा नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, एक और एक्सरसाइज है, इसको आप लोग करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें, फिर हम लोग 5 मिनट के बाद फिर इसको देखते हैं। मिस्टर कौशल is a salaried employee. In month of December 19, he purchased gold worth rupees 8 lakh 40,000 and sold the same in August 2020. तो आपका जो कैपिटल असेट है, सबसे पहले आपको पता करना है कैपिटल असेट क्या है।
उसके लिए ड्यूरेशन कितना होगा, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, वो इंक्लूडेड है कि नहीं कैपिटल एसेट में। ये सारी चीजें पता करने के बाद आपको ये पता करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना होगा। देखो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फिर मैं बताता हूँ। जिसको आ रहा है चैट बॉक्स में आंसर बता दो मुझे, क्योंकि इसमें 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। केवल प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? गोल्ड के लिए ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? 12। 12। गोल्ड के लिए 12 मंथ नहीं होगा, गोल्ड के लिए 12 मंथ किसके लिए होता है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो भी इक्विटी बेस्ड फंड्स होते हैं। गोल्ड के लिए 36 मंथ। हाउस जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी या लैंड, उनके लिए 24 मंथ्स। जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उनके लिए 12 मंथ्स। उसके अलावा जो भी एसेट है वो सबके लिए 36 मंथ। तो ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है। आपने 19 में खरीदा और 20 में बेच दिया, दिसंबर 19 में खरीदा और अगस्त, तो ये तो 12 मंथ भी नहीं हो रहा है, तो वैसे 36 मंथ ही लेते हैं, ठीक है। गोल्ड के लिए 36 मंथ काउंट करते हैं। सर 50,000 होगा। हाँ बिल्कुल सही। 9 लाख आपका सेलिंग कंसिडरेशन होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद 840 माइनस कर देंगे और 10,000 माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000, ठीक है। ये आप देखिए, gold was purchased in December 19 and sold August 20, sold after holding it for a period of less than 36 month, ठीक है। ये आपको लिखना होगा, ऐसे नहीं बस ये सारे इस तरह से लिखना होगा कि sold after holding it for a period of less than 36 month and hence the gain will be short term capital gain, the gain will be computed as follow। इस तरह से 50,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका फॉर्मेट है, किस तरह से आपको करना होता है। नेक्स्ट, मिस्टर आनंद हैज परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी as on 17 August 2002 for rupees 5 lakh. On 1st May 2004, he constructed a new floor on the same house at the cost of 2,50,000. On 1st October 2018, he sold such house for rupees 80 lakh, incurred brokerage 2% for arranging a customer, compute capital gain। तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू लेकिन नहीं दी गई है, इंडेक्स वैल्यू मुझे पता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी 2002 में खरीदी गई है। तो 2002-3 का मुझे इंडेक्स वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। जो आपका परचेज प्राइस है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसको इंडेक्स वैल्यू चाहिए होगा, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो 2004 में हो रहा है, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए होगा, और करंट जब बेच रहे 18, वो इंडेक्स वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में इंडेक्स वैल्यू यहाँ तो नहीं दिया गया है, चलिए ठीक है देख लेते हैं, ठीक है। तो सेल कंसिडरेशन, एक मिनट, हाँ सेल कंसिडरेशन 18 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितना है? 2%, 2% निकाल लिया 18 लाख का, 36,000। उसके बाद आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स वैल्यू जो आपकी आई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो आपको आपको निकालना है। जो आपका इस समय जो इंडेक्स वैल्यू है वो 280 है, और 2000 आपका 2 की जो इंडेक्स वैल्यू 105 है। तो इस तरह से मैंने कंप्यूट कर लिया, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो निकल के आएगा 13,33,333।
इसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वहां पर ईयर चेंज हो गया, कितना ईयर, कौन सा ईयर है, 2004। तो 2004 की जो इंडेक्स वैल्यू वो है 113। तो इससे मैंने कैलकुलेट कर लिया, अभी इसकी वैल्यू इस समय क्या होगी, 6,19,469। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट सेल कंसिडरेशन है वो अगर 70,64,000 है, मतलब जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस करने के बाद, ये कभी भी माइनस कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, शुरू में कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, माइनस करना है आपको सेल कंसिडरेशन से ही, तो माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये वैल्यू आपके सेल कंसिडरेशन से ज्यादा आ रही है, तो आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना होके लॉस हो जाएगा, 1,88,802। ठीक है, यहाँ पे लॉस हो रहा है 1,88,802 का। कोई डाउट इसमें? नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट में अभी देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर इसको टैक्स किस रेट से लिए जाते हैं, कैपिटल गेन अगर होने पर जो आप उनके टैक्स रेट है वो कैसे है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स है। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो वहां पे क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, जो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड हैं, ठीक है, एंड अदर असेट आर इंक्लूडेड, मतलब नॉन इक्विटी ओरिएंटेड एंड अदर, मतलब उसके अलावा और सारे, मतलब इक्विटी को केवल इन्होंने अलग कर दिया, इक्विटी के लिए क्या है वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी असेट है, नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जो है या फिर अदर असेट, अदर में सब कुछ आ जाएगा, आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम। तो उसके लिए क्या होता है, जो भी इनकम इधर से आ रही है आपको उसको ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड करना होता है। जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी, उसको सैलरीड पर्सन है, उसको सैलरी मिल रही है, उसके पास हाउस प्रॉपर्टी है, उधर से उसको इनकम हो रही है, तो उसने हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाला, उसने सैलरी से जो इनकम हो रही है वो निकाला। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल गेन भी हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उसमें आप वो अमाउंट ऐड कर दोगे, फिर उसके बाद टैक्स, वही जो स्लैब होते हैं उससे आप टैक्स लाइबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे। वही चीज यहाँ पर दी गई है, included in gross total income of assessee and after allowing permissible, जो भी डिडक्शंस मिलते हैं वो आप माइनस करोगे, वो आगे हम लोग बात करेंगे जब सारे हेड्स हो जाएंगे कि कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं। तो वो डिडक्शंस माइनस करने के बाद टैक्स इज चार्ज एट नॉर्मल रेट, जो भी इनकम टैक्स का स्लैब है उसके अकॉर्डिंग फिर वो टैक्स जो है लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, कि जो मैंने पहले बता चुका हूं मैं, जो टैक्स स्लैब में, जिस भी स्लैब में आप आ रहे हो, फिर उस हिसाब से आपको टैक्स लाइबिलिटी बनती है, उस हिसाब से आपको वो पे करनी पड़ती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी, जो अभी इक्विटी जो भी फंड्स हैं उनकी बात करते हैं, जो इक्विटी शेयर्स है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट टू एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। तो इनके लिए बता दिया कि आपको भाई जो भी इक्विटी ओरिएंटेड है उनके लिए 15% आपको देना है, वो स्लैब वगैरह नहीं देखना है कि अगर मान लीजिए कोई होगा 10% में आ रहा होगा, कोई 20 में आ रहा होगा, कोई 30 में आ रहा होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं देखनी है, फिक्स्ड है 15%, वो टैक्स पे करना ही करना है। या कुछ लोग होंगे जो टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे होंगे तो उनको नहीं पे करना होता है, लेकिन अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड है तो उनको 15% से वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लीज नोट दैट नो डिडक्शन अंडर सेक्शन, यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, शैल नॉट बी अलाउेबल अगेंस्ट सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो यहाँ पर कोई भी डिडक्शंस भी नहीं मिलता है आपको, केवल यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है इक्विटी ओरिएंटेड फंड से या फिर इक्विटी शेयर से, तो वो हमेशा टैक्सेबल होगा। रेट क्या होगा, 15%। ठीक है, अच्छा आप लोग को आइडिया है व्हाट इज इक्विटी, इक्विटी होता क्या है? हम लोग इक्विटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इक्विटी ओरिएंटेड फंड की बात कर रहे हैं, आप लोग को आइडिया है इक्विटी होता क्या है? मतलब आप लोग ने पढ़ा है इसको, शेयर्स, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा हुआ है कोई ऐसा सर सब्जेक्ट में? इक्विटी शेयर्स तो वही होते हैं जो मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद जो
डिविडेंड होता है उसको डिवाइड करते हैं, मतलब हाँ उनके इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं अच्छा प्रेफरेंस में आफ्टर डिडक्टिंग प्रेफरेंस प्रेफरेंस। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और इक्विटी शेयर्स में यही डिफरेंस है केवल कि जो है जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड के लिए, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। देखो क्या डिफरेंस है, सबसे मेन जो डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर्स में आपको फिक्स्ड रेट होता है, जो भी डिविडेंड मिल रहा होता है वहां पे फिक्स्ड रेट होगा, आपको 10%, 12%, 20%, जो भी वो पहले से जो है वो कंपनी डिसाइड करती है। हाँ तभी बोलते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 15% प्रेफरेंस शेयर, कहीं भी देखोगे इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होगा, इक्विटी में जो जितना भी प्रॉफिट उस ऑर्गेनाइजेशन को होता रहता है होगा, उसको उसको वो पहले जो भी डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनको पे करने के बाद, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको फिक्स रेट से पे करने के बाद, फिर जो बचता है वो पूरा आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से क्या कर सकते हैं, इक्विटी होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है। अगर किसी के पास किसी कंपनी के 51% इक्विटी शेयर्स है, इसका मतलब उसके पास वो पूरे तरीके से डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो कोई भी डिसीजन उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ले सकता है, ठीक है। पूरी तरीके से उसके पास ओनरशिप होगी अगर 51% इक्विटी शेयर्स हो गए, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स मतलब ओनरशिप, वोटिंग राइट्स, ये सारी चीजें आपकी इक्विटी शेयर से ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, अगर इक्विटी ओरिएंटेड जगह इक्विटी से अगर हम लोग जो है बॉन्ड को या फिर प्रेफरेंस शेयर को कंपेयर करें, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि भाई अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस होगा तो लॉस भी आपको बियर करना होता है, ठीक है। तो दोनों चीजें वहां पर होती है। कॉस्टली प्रेफरेंस कौन से शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस की इक्विटी? क्या कॉस्टली? यस कॉस्टली सर, मतलब शेयर होल्डर की। नहीं, कॉस्टली ऐसा कुछ कॉस्टली की बात या देखो कॉस्टली नहीं होता यहाँ पर, वो तो प्राइस डिसाइड करते हैं जो भी कंपनी होगी, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं उस स्टॉक के प्राइस क्या होगा, और वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि उस स्टॉक की प्राइस कितना रखना है, उसकी जो फेस वैल्यू कितनी रहती है, मार्केट प्राइस मार्केट डिसाइड करती है। तो कॉस्टली की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बात ये है कि जो इक्विटी शेयर्स है वो इस तरह से अलग है, क्योंकि वहां पर जो है वो डिपेंड करता है उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर कि कितना उस जो है वो कैसा वो कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, और उसके जो भी प्रोडक्ट है वो कैसा वर्क कर रहा है, और जो भी स्टॉक है वो कितनी डिमांड है मार्केट में, उस हिसाब से। और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे उसके प्राइस डिसाइड की जाती है। जी, बहुत सारे ऐसे इक्विटी शेयर्स हैं जिनका जो है अब जो वैल्यू होगी, पार वैल्यू होगी, वो हो सकता है ₹100, 500, ₹100, ₹10 होगी, और अगर मार्केट प्राइस देखोगे तो हज़ारों होगी। तो इस तरह से भी इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है? वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, उस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने पे अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड से मतलब है, अगर देखो म्यूचुअल फंड जो होता है वो क्या उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स। वहां पे आपको हर तरह के स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि अगर सपोज मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, मुझे लग रहा है यार मुझे नहीं पता किधर इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो अपना फंड को मैनेज करते हैं, तो वो अलग-अलग तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं म्यूचुअल फंड में। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, उनके वो केवल इक्विटी में ही पैसे लगाते हैं, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इक्विटी क्या आप प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो फ्यूचर में कैसा होने वाला है, ठीक है? फ्यूचर में क्या मार्केट प्राइस होगा उस इक्विटी शेयर का। तो वो इक्विटी ओरिएंटेड मतलब ज़्यादातर पैसे जो ज़्यादातर उस फंड का पार्ट इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, ठीक है? और कुछ होते हैं डेट ओरिएंटेड, मतलब जहाँ पे जैसे मैंने बताया बॉन्ड या डिबेंचर्स जो होते हैं, वहाँ पर आपका फिक्स्ड रेट होता है कि आपको उसी उतना तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, और जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है, वो फिक्स्ड होता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, रिटर्न उतना नहीं मिलेगा जितना इक्विटी में मिल सकता है। ठीक है? ये डिफरेंस है दोनों में। तो जो जहाँ पर पैसे ज़्यादा इक्विटी में लगाए गए हैं, यानी इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, वहाँ भी
15% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो। ठीक है। इलिस्ट्रेशन, मिस्टर वाई परचेज्ड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इन्होंने डेट ओरिएंटेड में दे दिया। ठीक है, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड फॉर 75,000 रुपीज। तो डेट ओरिएंटेड दे दिया तो यानी क्या करेंगे, अगर डेट ओरिएंटेड फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, तो क्या होगा, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो क्या करेंगे, अभी तो बताया यार मैंने। फिर से देख लो यार तुम लोग, अभी बताया मैंने कि अगर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड से मतलब है जो इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है, यानी कि डेट ओरिएंटेड। ठीक है, तो जो डेट ओरिएंटेड होंगे उनको क्या करना है, जो असेसी है उसकी जो भी टैक्सेबल इनकम आ रही है उसमें आप उस कैपिटल गेन को ऐड करोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को, और जो जिस भी स्लैब में वो असेसी आ रहा है उस रेट से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। Mr. Y purchased debt-oriented mutual fund for rupees 75,000 on 12th June 15, परचेज किया, sold them on 8 April 16। ठीक है, 15 से 16 में उसने बेच दिया, 8 अप्रैल है, तो यानी कि शॉर्ट टर्म है। ठीक है, एक साल, 12 मंथ का ड्यूरेशन नहीं कंप्लीट हुआ। 12 जून को खरीदा 15 और 8 अप्रैल 16 में बेच दिया, 12 महीने नहीं हुए ना, फॉर रुपीज 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए, 75,000 रुपए का खरीदा, 1 लाख रुपए में बेच दिया। मिस्टर वाई इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड हिज अदर टैक्सेबल इनकम इज 3 लाख। हाँ, 3 लाख, 3 लाख रुपए जो दूसरी उसकी टैक्सेबल इनकम है, जो दूसरे हेड से आई है, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और जो भी है, वहां से 3 लाख रुपए इसकी इनकम हुई है। ठीक है, तो क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एंड टैक्स। तो देखिए क्या करना है, बिल्कुल आसान है। 1 लाख रुपए आपका सेल कंसिडरेशन है, माइनस परचेज प्राइस 75,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो इंडेक्स वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आ रहा है वो 25,000 रुपए आ रहा है। अभी क्या करना है, अभी जैसे मैंने बताया, जो आपका डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसको हम लोग को जो दूसरी टैक्सेबल इनकम है उसमें ऐड कर देंगे, यानी अदर जो टैक्सेबल इनकम है, अदर टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर वाई वो है 3 लाख, 3 लाख, उसमें ऐड करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम डेट फंड्स 25,000, दोनों ऐड करने के बाद जो टोटल टैक्सेबल इनकम होगी वो होगी 3,25,000। अभी आपको इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, आपको स्लैब में देखना है कि हाँ कौन से स्लैब में आ रहा है, उस हिसाब से आप इसको इसको टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर असेट को देखो, कैपिटल गेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको उस एसेट को, कैपिटल एसेट, उसको उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो शॉर्ट टर्म है या जो है आपका लॉन्ग टर्म है, और जो है ड्यूरेशन कितनी होगी, वो सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। टैक्स रेट के लिए भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई हाँ शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, डेट ओरिएंटेड है, इक्विटी ओरिएंटेड है। ठीक है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस खाली आपको आइडेंटिफाई करना होता है वो कैपिटल एसेट को, आपका पूरा काम हो जाता है इसमें, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ये क्वेश्चन हो तो नहीं पाएगा, फिर भी देखते हैं जितना हो पाएगा। मिस्टर ए सोल्ड हिज हाउस